हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल ईसिया नीति एंड देसी चंचल कुलदीप। देखो हमने क्या पढ़ रखा है अब तक हमने जो सेल बायोलॉजी स्टार्ट कर रखी है उसमें हमने जो यूकेरियोटिक सेल है उसके क्लासिफिकेशन तक क्या लिया था, हमने खत्म कर लिया था। अब आगे मैंने आपको क्या बताया था कि पहले तो हमको क्या पढ़ना है, कोशिका भित्ति सेल वॉल, उसके बाद में सेल मेम्ब्रेन, और उसके बाद में करके एक एक सेल ऑर्गेनल को उठाना है, और लास्ट में फिर जो चैप्टर खत्म कहाँ पर होगा जा करके न्यूक्लियस पर। तो जो आज की हमारी हेडिंग रहेगी, आज की जो हेडिंग है वो कह रहेगी सेल वॉल। तो मैं आपको उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि आपको एनसीईआरटी जो बाउंसर सीरीज चल ही रही है उसमें आपको मज़ा तो आ ही रहा होगा, लेकिन साथ में ऐसे वीडियोज़ के लिए आप इसको हमें कमेंट करके बताते रहे, और अपने जो साथ के जो फ्रेंड्स हैं उनको भी इसके बारे में ज़रूर बताएं। तो हेडिंग डालें आप हेडिंग डालें कोशिका भित्ति सेल वॉल, हिंदी में बोलते इसको कोशिका भित्ति और इंग्लिश में बोलते इसको सेल वॉल। सेल वॉल, तो सेल वॉल की बात करें तो कि सेल वॉल एक्चुअल में है क्या। पहली बात तो किस किस में प्रेजेंट होती है, यह है कुछ प्रोटिस्टा। देखो पहले तो मैं आपको एग्जैक्ट जो एनसीईआरटी में लिख रखा है वो आपको वो लाइनें खत्म कर देता हूँ, फिर एक्स्ट्रा जो आपको सिलेबस पूछा गया है वो भी हम देखेंगे। तो यह कुछ प्रोटिस्टा, पादप और फंजाई में उपस्थित होती है। देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि प्रोटिस्टा, कुछ प्रोटिस्टा मतलब कुछ प्रोटिस्टा में ये हो भी सकती है और कुछ प्रोटिस्टा में नहीं भी होगी, इसलिए कुछ प्रोटिस्ट लगाए, सभी प्रोटिस्टा में नहीं लिखा। एनसीईआरटी की लाइन है। और आगे बात करते हो सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल के बारे में अगर हम बात करें तो यह है मृत। पहली बात तो कैसी होती है, डेड और बाह्यतम वह कठोर आवरण होता, दिख रहा है, कठोर आवरण होता है। तो ये सबसे बाहर की बाउंड्री है, मृत होती है और कठोर आवरण होता है। और दूसरी बात करें तो प्रेजेंट किस में, कुछ प्रोटिस्टा में, प्लांट्स में, और एनिमल्स में नहीं होगी, सिर्फ फंजाई में। अब इसके फंक्शन की बात करें हम, फंक्शंस की बात करें हम कि क्या क्या कार्य है। पहली बात तो जैसे मैंने बैक्टीरिया में आपको पढ़ाया था सेल वॉल, कि सेल वॉल एक दृढ़ आवरण है। तो वो एक तो क्या करती है, सेल को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करती है। तो एक तो इसका काम क्या है, आकृति प्रदान करना, एक तो आकृति प्रदान करना। दूसरा जो काम है कि जैसे हमारे अंदर स्केलेटन सिस्टम होता है, स्केलेटन सिस्टम में क्या आती है, बोन्स आती है, तो वो हमारी क्या करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को। वैसे ही सेल के बाहर भी क्या है, ये जो सेल वॉल है वो क्या करती है, इसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, यांत्रिक सामर्थ्य, मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती, मतलब यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करती। ठीक है। अगला जो इसका फंक्शन है कि जैसे कि मान लो कि अगला इसका फंक्शन होगा कि संक्रमण से सुरक्षा, संक्रमण से सुरक्षा देखो कैसे करेगी। जैसे कि एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स की जो सेल के बाहर कोई बाउंड्री जैसे कि सेल वॉल नहीं पाई जाती, लेकिन जो प्लांट्स है तो प्लांट्स की सेल के बाहर क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, दृढ़ आवरण। तो वो क्या करते हैं, इन्फेक्शन या जो भी बैक्टीरिया वायरस है उनके एंट्री को क्या करेगी, रोकेगी। तभी तो जैसे कि हम क्या कि एनिमल्स है वो कपड़े पहनते हैं, वो घर में भी रहते हैं, तभी उनको क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब वो रोग से ग्रसित हो जाते हैं।
लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो खुले में रहते हैं, वो ना जैसे हमारी तरह क्या कपड़े पहनते हैं, लेकिन उनमें जो रोग होते हैं वो क्या कंपेरेटिवली क्या होते हैं, कम। क्यों? क्योंकि उनकी सेल के बाहर क्या पाया जा रहा है, दृढ़ आवरण कोशिका भित्ति, जो उनको क्या करेगा, रोगों से बचाएगा, संक्रमण से क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। अगला जो इसका काम है यह है अवांछित वृद्ध अणुओं के प्रवेश को, ठीक है, जो बड़े मॉलिक्यूल होंगे वो अगर सेल में आना चाहेंगे तो उनको क्या करेगी, रोकेगी। अब अगला जो इसका काम है, वो है अंतःशोषण। अंतःशोषण क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्बाइबेशन। अंतःशोषण, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूं कि जो चने होते हैं, तो चने में अगर आपको उसको पानी में भिगो करके रख देते हो तो वो सुबह तक फूल कर क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। या ऐसे जो भी कोई बीज होगा तो अगर वो किसी नमी वाले स्थान पर रहता है तो फूल कर क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। क्यों मोटा क्यों हो जाता है, इसकी जो बाहर जो वाटर था वो कहाँ पर एंटर कर चुका है, उससे उस बीज के अंदर एंटर कर चुका है। वो बीज में एंटर क्यों किया, क्योंकि बीज उसमें सेल तो होंगी और सेल के बाहर क्या होगी, सेल वॉल होगी। और जो सेल वॉल है वो क्या होती है, पूर्ण रूप से पारगम्य। पूर्ण रूप से कैसी होती है, पारगम्य। वो पारगम्य तभी तो जो जल है वो अंदर एंटर कर पाया, और जब जल अंदर एंटर करेगा तो जो सेल है क्या करेगी, फूलेगी, और सेल फूलेगी तो बीज का आकार भी क्या होगा, ऐसे फूलेगा। तो जो अंतः शोषण हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, वो इस वजह से हो रहा है कि जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, पारगम्य, पूर्ण रूप से पारगम्य। मान लो कि अगर सेल वॉल क्या है, अपारगम्य, तो जल तो उसके अंदर एंटर कर ही नहीं पाएगा, और जल अगर एंटर नहीं कर पाएगा तो अंतः शोषण की प्रक्रिया तो होगी ही नहीं। ठीक है, ये जो अंतः शोषण वाला जो टॉपिक है ये प्लांट फिजियोलॉजी में जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स आएगा वहां पर एक बार इसको आपको एक बार से पढ़ाया जाएगा। और एक बार मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो अंतः शोषण इसका उपयोग किस में किया जाता था, पहले चट्टानों को तोड़ने में ऐसे उपयोग किया जाता, क्योंकि चट्टानों के बीच में क्या लकड़ियां फंसा दी जाती थी, और फिर उन पर क्या डाला जाता, पानी, जिससे वो लकड़ियां जब फूलेगी तो वो चट्टानी क्या हो जाती, पत्थरों को तोड़ने में ऐसे उपयोग में इसका किया जाता था। तो अगला इनका काम है कोशिकाओं के मध्य आपसी संबंध बनाए रखना। किसके साथ ऐसे, प्लाज्मो डेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा की सहायता से। तो देखो क्या होता है कि मान लो कि सेल है, ये दूसरी सेल है, तो सेल के बाहर कौन सा आवरण होता है, सेल वॉल। तो सेल वॉल रूपांतरित होकर के क्या कर लेती है, इसे नली के जैसी संरचना बन, जिसको क्या बोला जाता है, प्लाज्मोडेस्मेटा। तो ये जो प्लाज्मोडेस्मेटा बनता है वो किसके कारण से बनता है, कोशिका भित्ति के कारण से। तो ये तो जो है हमने एनसीईआरटी वाले पॉइंट है, फंक्शन वाले, उसके क्या काम है, किन किन में पाई जाती है, और क्या इसका देखो क्या होती है, मृत, बाह्यतम और कठोर आवरण। ठीक है, मृत, बाह्यतम और कठोर आवरण है। तो ये एनसीईआरटी वाले पॉइंट हमने देख लिए। अब आगे हम देखेंगे कि जो सेल वॉल है उसका निर्माण कैसे होता है। तो आप इसको तो नोट कर लो, उसके बाद में देखते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है। आपने इसको पॉज किया और नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। तो देखो फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, अगली जो हेडिंग है वो है फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, कोशिका भित्ति का
निर्माण। तो कोशिका भित्ति का निर्माण देखो कैसे होगा। जो बीटा डी ग्लूकोज है, अभी आपने ग्लूकोज तो नाम सुना होगा, लेकिन ये बीटा क्या होता है, डी क्या होता है। तो जब बायोमोलिक्यूल आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा ना, तो वहां पर आपको अच्छी तरह से डिटेल में समझाया जाएगा कि बीटा का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या होता है। तो बीटा ग्लूकोज के, बीटा डी ग्लूकोज के कितने मोलिक्यूल, 3000 मोलिक्यूल मिल करके क्या बनाएंगे, एक सेलुलोज का मोलिक्यूल बनाते हैं। किसका, सेलुलोज का। बीटा डी ग्लूकोज के 3000 जो, सॉरी, सेलुलोज का, ठीक है, सेलुलोज का एक अणु बनाते हैं बीटा डी ग्लूकोज के 3000। अब ये जो सेलुलोज के 3000 अणु है, सॉरी जो सेलुलोज का एक अणु है, उसके कितने 100 मोलिक्यूल मिलकर के क्या बनाते हैं, एक माइसिल। इसको हिंदी में बोले तो बोलते हैं आधारी तंतु। देखो बीटा डी ग्लूकोज के 3000 अणुओं ने मिलकर के क्या बनाया, सेलुलोज का एक अणु। अब सेलुलोज के अणु देखो, देखो मान लो कि सेलुलोज का एक अणु है, तो सेलुलोज के ऐसे 100 अणु मिलकर के एक ऐसा छोटा क्या बनाते हैं, फाइबर, जिसको क्या बोलते हैं, आधारी तंतु या माइसिल बोला जाता है। अब ये माइसिल कितने माइसिल, 20 माइसिल, 20 माइसिल। जैसे मान लो कि एक माइसिल है, ऐसे क्या, ऐसे 20 माइसिल, ऐसे 20 माइसिल अरेंज होकर के क्या बनाएंगे, अरेंज होकर के बनाएंगे वो माइक्रोफिब्रिल। माइक्रोफिब्रिल हिंदी में बोले तो सूक्ष्म तंतु, ठीक है। तो ये क्या बन गया, माइक्रोफिब्रिल। तो मान लो कि एक ये क्या है, माइक्रोफिब्रिल है, सूक्ष्म तंतु। अब ये सूक्ष्म तंतु के कितने मोलिक्यूल, 250 मोलिक्यूल। जैसे मान लो कि एक ये सूक्ष्म तंतु था, वैसे ये दूसरा सूक्ष्म तंतु, ये तीसरा सूक्ष्म तंतु, तो ऐसे 250 सूक्ष्म तंतु, 250 सूक्ष्म तंतु मिलकर के एक मोटा फाइबर बनाएंगे, जिसको बोला जाएगा मैक्रोफिब्रिल, सॉरी मैक्रोफिब्रिल। इसको बोलते हैं वृद्ध तंतु, ठीक है। तो ये क्या बन चुका है, मैक्रोफिब्रिल बन चुका है, वृद्ध तंतु, मोटा तंतु, धागे नुमा संरचना बन चुकी है। जैसे निर्माण कैसे हुआ, बीटा डी ग्लूकोज के 3000 मोलिक्यूल मिलकर के क्या बना, सेलुलोज, और फिर सेलुलोज के 100 अणु मिलकर के क्या बनाते हैं, एक लंबा धागे नुमा संरचना होता है, जो क्या होता है, पतला होता है, जिसको क्या बोलते हैं, माइसिल। अब 20 माइसिल मिलकर के एक सूक्ष्म तंतु बना गया माइक्रोफिब्रिल, और फिर 250 माइक्रोफिब्रिल मिलकर के क्या बनाते हैं, एक मोटा धागा बनाते हैं, जिसको बोलते हैं मैक्रोफिब्रिल। अब सेल वॉल का निर्माण ऐसे होता है, जैसे आपने जो छत जो डाली जाती है, मकानों पर जो छत डाली जाती है, तो छत डालने के दौरान क्या होता है कि पहले तो ऐसे जो ये सरिये होते हैं, ऐसे ये जो सरिये होते हैं, ये ऐसे बिछा दिए जाते हैं। मान लो कि ये क्या है, वो लोहे की लगी हुई वो रोड्स है, जिनको सरिये बोला जाता है, ये क्या है, सरिये। तो ऐसे बिछाया जाता है, और इसके बाद में इस पर क्या डाला जाता है, मसाला डाला जाता है, और बाद में फिर वो क्या, छत बन जाती है। तो ऐसे क्या होगा कि ये जो मैक्रोफिब्रिल है, ये मैक्रोफिब्रिल ऐसे सरिये के जैसे जम करके, जो आपको यहाँ पर दिखा रखे हैं, ये क्या है, मैक्रोफिब्रिल, ये क्या है, मैक्रोफिब्रिल। तो मैक्रोफिब्रिल की ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है। तो ये तो क्या बन गया, सेल वॉल का ढांचा बन गया, और इस पर फिर क्या, जैसे आगे का क्या डाला जाता है, मसाला डाला जाता है, वैसे ही सेलुलोज, हेमिसोलुलोज, पेक्टिन वो आकर के यहाँ पर जमा हो जाते हैं, जिससे क्या, जैसे मान लो कि ये क्या हो गया, जमा हो गया, तो एक देखो चद्दर की जैसी संरचना बन गई। तो ये क्या कहलाएगी, सेल वॉल, समझे कि नहीं। तो पहले तो ढांचा बनाया जाएगा, और उसके बाद में क्या किया जाता है, भित्ति पदार्थों का जमाव, भित्ति पदार्थों का क्या किया जाता है, जमाव। तो ये क्या बना रहा है, जो मैक्रोफिब्रिल है, ये क्या बनाता है, सेल वॉल का ढांचा बनाते, सेल वॉल का ढांचा बनाते, जिस पर क्या होगा, जिस पर भित्ति पदार्थों का जमाव
वो वित्तीय पदार्थ कौन कौन से वो देखेंगे। अब वित्तीय पदार्थों का क्या होगा, जमाव, जिससे क्या बनेगी, सेल वॉल। लेकिन ये जो वित्तीय पदार्थों का जमाव है वो भी दो प्रक्रिया से होता। कैसे कैसे, एक तो कणाधान प्रक्रिया और दूसरी है स्त्राधान। जैसे कि मान लो कि क्या शरीर बिछा दी गई, अब उस पर क्या, जब वित्तीय पदार्थों का जमा हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके कणों के रूप में वहां पर क्या किया जा रहा है, जमाव किया जा रहा है। और दूसरा तरीका क्या है, तो उसको क्या बोलेंगे, कणादान प्रक्रिया। और दूसरा तरीका क्या है कि जो ढांचा बन चुका है अब उस पर पूरी पूरी एक शीट ला करके, एक स्तर ला करके क्या कर दिया जाए, जमाव कर दिया जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, स्त्रादान प्रक्रिया। तो ऐसे क्या होता है, सेल वॉल का क्या होता है, निर्माण। तो वैसे तो ये एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन आप इसको नोट कर सकते हो कि ऐसे क्या होता है, सेल वॉल का निर्माण। तो मैं साइड में हटा, अपन पोज किया और नोट किया। अब निर्माण के बाद में, निर्माण के बाद में आगे हम क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, कोशिका भित्ति की संरचना, कोशिका भित्ति की संरचना। ठीक है, दिख रहा है, सेल वॉल तो सेल वॉल में हमारा जो तीसरा टॉपिक है, तो पहले तो क्या देख लिया हम, जो फंडामेंटल जिसके कैरेक्टर होते हैं, जो एनसीईआरटी पॉइंट दे रखे हैं वो देख लिए। उसके बाद में इसका निर्माण कैसे होता है, अब देखेंगे इसकी संरचना कैसी होती है। तो संरचना के लिए, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि इसका जब निर्माण होगा तो किस रूप में, किस कैसे कैसे परतों में सेल वॉल का निर्माण होगा। तो जैसे मान लो कि मैंने ये क्या बना लिया है, कोशिका बना ली, मैंने ये क्या बना ली, कोशिका बना ली। ठीक है, तो ये क्या है, सेल है। तो सेल में क्या होगा, जब विभाजन होता है तो विभाजन के दौरान पहले क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस, मतलब केंद्रक का विभाजन। तो एक ही कोशिका में एक केंद्रक से कितने केंद्रक बन जाते हैं, दो केंद्रक बन जाते हैं। तो मैंने क्या मान लिया कि ये क्या हो चुका है, कैरियोकाइनेसिस हो चुका है। मतलब एक ही सेल में क्या बन चुके हैं, दो न्यूक्लियस बन चुके हैं। एक ही सेल में कितने, दो न्यूक्लियस बन चुके हैं। अब क्या होगा क्या कि यहाँ पर क्या होगी, गोल्जी बॉडी की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी। तो गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ पुट्टिकाओं का क्या करते हैं, स्त्रावण, जिनको क्या बोला जाता है, फ्रेगमोप्लास्ट। पुट्टिकाओं का क्या करेगी, स्त्रावण करेगी, जिनको क्या बोला जाएगा, फ्रेगमोप्लास्ट। तो ये फ्रेगमोप्लास्ट आकर के देखो कोशिका के बीचों बीच ऐसे बैठ गई। तो फिर ये फ्रेगमोप्लास्ट और जो गोल्जी बॉडी है वो और फ्रेगमोप्लास्ट का क्या करेगी, सिक्रेशन करेगी। तो जो पुट्टिका है, जब मैंने अंतर में बताया था आपको सेल डिवीजन, तो सेल प्लेट मेथड बताया था ना, वही। तो ऐसे ये पुट्टिका है केंद्र से परिधि की ओर ऐसे क्या होने लगती है, जमा होने लगती है। जैसे मान लो कि क्या हो गई, जमा होगी, क्या बोला जा रहा है इनको, फ्रेगमोप्लास्ट। तो ये फ्रेगमोप्लास्ट की पुट्टिका ऐसे क्या हो गई, जमा हो गई। और जमा होने के बाद में ये से क्या, एक परत के रूप में, ये एक ऐसे परत के रूप में क्या होगी, लेयर बन जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है, ये फ्रेगमोप्लास्ट की क्या बन गई, एक लेयर बन गई। अब इसके बाद में यहां पर आकर के किस किस का जमा हो जाता है, कैल्शियम पेक्टेट का। किसका, कैल्शियम पेक्टेट का। ये जो फ्रेगमोप्लास्ट है, इन पुट्टिकाओं पर फिर आकर के किसका जमा होगा, कैल्शियम पेक्टेट का। तो जमा किसका होगा, कैल्शियम पेक्टेट का।
और कैल्शियम पेक्टेट के जमाव के कारण ये थोड़ी क्या हो जाएगी, कठोर हो जाएगी, और उसके बाद में इसको बोला क्या जाएगा, इसको बोला जाएगा मिडिल लेमेला। हिंदी में बोले तो इसको मध्य पटलिका, मध्य पटलिका। ये देखो क्या है, मिडिल लेमेला है, मध्य पटलिका। तो देखो एक की जो पहले सेल थी उसके बीच में एक बाउंड्री खड़ी कर दी हमने। तो देखो दो सेल, जैसे दो सेलों का निर्माण हो रहा है कि इसको मैंने मान ली जैसे क्या है, ये सेल ए है और ये क्या है, सेल बी। तो एक सेल से किस क्या दो सेल का निर्माण हो चुका है। अब एक सेल या फिर जो है कैरियोकाइनेसिस के बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन होने के बाद में अब क्या होगा, भित्ति का जो कोशिका भित्ति उसका निर्माण होगा। तो निर्माण कैसे होता है, तो निर्माण कौन करेगा, निर्माण करेगी गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वो पदार्थों का जमाव, पदार्थों को थैलियों में पैक कर करके, ये जो इधर वाली सेल है, बी वाली सेल है, ये इधर से पदार्थों को थैलियों में पैक कर करके भेजेगी, और ए वाली सेल है वो इधर से थैलियों में पदार्थों को पैक कर करके भेजेगी। वो पदार्थ कौन कौन से वो देखेंगे आगे, भी सिर्फ आने वाला है थोड़ी देर बाद। तो ऐसे ये जो पदार्थ है आके ऐसे यहाँ पर जमा होने लगेंगे परत के रूप में। देखो ये लेयर किसने बनाई, कोशिका बी ने, और इधर वाली सेल क्या करेगी, ऐसे पदार्थों को पैक कर करके भेजेगी, जिससे जो आकर के एक परत के रूप में जमा हो जाएंगे। तो ये जो अभी जो परत बनी इसको बोला जाएगा प्राइमरी सेल वॉल, इसको बोला जाएगा प्राइमरी सेल वॉल। कौन सी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल। अब प्राइमरी सेल वॉल के बाद में जो कोशिका है वो और क्या करेगी, पदार्थों को जमा कर करके थैलियों में पैक कर करके भेजती रहेगी। जैसे कि ये इधर वाली सेल ने क्या किया, पदार्थों को भेजा, से वो परत के रूप में आकर के ऐसे क्या हो गए, जमा, परत के रूप में आकर के ऐसे जमा हो गए। इधर भी ऐसे ही। तो ये जो तीन परतें आपको दिखाई दे रही है, इन तीनों परतों को मिलाकर के बोला जाता है द्वितीयक सेल वॉल। द्वितीयक सेल वॉल जो प्राइमरी सेल वॉल की तरफ है, ये तो कौन सी है, रेड वाली तो कौन सी है, प्राइमरी सेल वॉल। जो प्राइमरी सेल वॉल के जस्ट आगे तो उसको बोला जाएगा S1, और S1 के आगे वाली को बोला जाएगा S2, और आगे आएगी वाली को कौन सा बोला जाएगा, S3। तो जो द्वितीयक सेल वॉल है उसकी कितनी परतें होती है, तीन परतें होती है, S1 S2 S3। तो S1 किस तरफ होगी, S1 होगी प्राइमरी सेल वॉल की तरफ। तो पहले तो किसका निर्माण हुआ, प्राइमरी सेल वॉल का, उसके बाद में किसका निर्माण होगा, द्वितीयक सेल वॉल का, और द्वितीयक सेल वॉल के बाद में फिर आगे किसका निर्माण होगा, तृतीयक सेल वॉल का। ये किसका निर्माण हो चुका है, तृतीयक सेल वॉल। तो ये यहाँ पर क्या है, 3 डिग्री सेल वॉल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ CW, 3 डिग्री सेल वॉल। तो ऐसे क्या हो चुका है, जो पहले एक सेल थी उसमें पहले कैरियोकाइनेसिस हुआ था, मतलब एक केंद्रक से दो केंद्रक बने थे। तो कैरियोकाइनेसिस के बाद में हमको क्या करना है, कोशिका द्रव्य का विभाजन करना है। तो कोशिका द्रव्य का विभाजन कैसे हुआ, कोशिका द्रव्य का विभाजन जो गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उन्होंने किसका सिक्रेशन किया, फ्रेगमोप्लास्ट का। तो फ्रेगमोप्लास्ट ने क्या बना ली, एक लेयर बना ली, उसके बाद में फ्रेगमोप्लास्ट उस लेयर पर किसका जमा हुआ, कैल्शियम पेक्टेट का। तो उस लेयर को फिर आगे चल करके क्या बोल रहे हैं हम, मिडिल लेमिना। तो एक सेल में दो न्यूक्लियस है और दो न्यूक्लियस के बीच में किसका निर्माण हो चुका है, मिडिल लेमिना का। तो ऐसे ही क्या एक इसका क्या हो गया, कोशिका द्रव्य का क्या हो गया, विभाजन, साइटोकाइनेसिस। तो एक कोशिका से दो कोशिका तो बन गई, लेकिन अब कोशिका में किसका निर्माण करना है, सेल वॉल का निर्माण करना है। लेकिन उससे पहले एक जो मैं आपको बात बता दूं कि जो मिडिल लेमिना है वो सेल ए का भी पार्ट है और सेल बी का भी पार्ट है। तो ये दोनों के लिए क्या होगी, कॉमन होगी। और जब मिडिल लेमिना होती है दोनों दोनों सेलों को आपस में जोड़ करके रखती है। जैसे प्लांट, इसको क्या बोला जाता है, प्लांट सीमेंट। जो कैल्शियम पेक्टेट उसको क्या बोला जाता है, प्लांट सीमेंट बोला जाता है। क्यों, क्योंकि सेल वॉल को आपस में जोड़ करके रख रहा है। अब प्लाज्मोडेस्माटा के निर्माण
सॉरी प्लाज्मोडेस्माटा बोल रहा हूँ मैं बार बार, वो मिडिल लेमिला है, सॉरी। तो किसका निर्माण हो चुका है? मिडिल लेमिला का। अब मिडिल लेमिला के निर्माण के बाद में किसका निर्माण शुरू हुआ? सेल वॉल का। तो पहले तो बी वाली सेल ने क्या किया? पदार्थों को क्या किया? थैलियों में पैक कर करके भेज दी, जिससे इधर प्राइमरी सेल वॉल बनी। सेल ए ने अपनी तरफ क्या बनाई? प्राइमरी सेल वॉल। फिर द्वितीयक सेल वॉल बनेगी, जिसकी कितनी परतें हैं? 3, S1 S2 और S3। S1 तो किस तरफ? प्राइमरी सेल वॉल की तरफ है। S3 किस तरफ है? तृतीयक सेल वॉल की तरफ। और द्वितीयक सेल वॉल के निर्माण के बाद में किसका निर्माण होता है? तृतीयक सेल वॉल का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस सेल वॉल का निर्माण है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल खत्म हुआ। अब यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि कोशिका भित्ति का निर्माण किस ओर से किस ओर होता है? किस ओर से किस ओर होता है? तो आपसे अगर आंसर देखो, किस ओर से किस ओर होता है, पहले तो मैं आपको बता दूं किस ओर से किस ओर हो रहा है। वो मिडिल लेमिला से न्यूक्लियस या फिर साइटोप्लाज्म की तरफ हो रहा है। तो मिडिल लेमिला की तरफ पहले से प्राइमरी सेल वॉल बन रही है, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक। तो जो सेल वॉल है उसका निर्माण किस तरफ होता है? मिडिल लेमिला से न्यूक्लियस या फिर साइटोप्लाज्म या फिर केंद्र की तरफ। और दूसरा क्वेश्चन ये भी है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो कोशिका है, कोशिका जो होती है प्लांट कोशिका, किसकी बात करें? प्लांट कोशिका। प्लांट कोशिका का सबसे बाह्यतम आवरण क्या होता है? प्लांट कोशिका का सबसे बाह्यतम आवरण क्या होता है? ऑप्शन में दे रखा है सेल वॉल, दूसरा ऑप्शन है मिडिल लेमिला। दो ऑप्शन आप अपने हिसाब से बना सकते हो या एग्जामिनर अपने आप बना देगा। तो कंफ्यूजन तो मेन किस में होगी? मिडिल लेमिला और सेल वॉल में। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि प्लांट सेल वॉल का, सॉरी प्लांट सेल का सबसे बाह्यतम आवरण क्या है? तो आपको तो लगेगा क्या कि बाह्यतम आवरण तो क्या बताया गया? सेल वॉल बताया गया। लेकिन मैंने बताया ना कि जो मिडिल लेमिला होता है, ये दोनों कोशिका का क्या होता है? भाग होता है। दोनों कोशिका के लिए क्या होता है? उभयनिष्ठ होता है। तो प्लांट सेल वॉल का सबसे बाह्यतम आवरण तो क्या होगा? मिडिल लेमिला। ठीक है, अगर ऐसे पूछ ले जाए कि मिडिल लेमिला को हटाने के बाद में प्लांट सेल का सबसे बाह्यतम आवरण क्या है, तो सबसे बाह्यतम आवरण क्या रहेगा? प्राथमिक सेल वॉल रहेगा। ठीक है, तो ये 2-4 क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप इसको क्या कर लो? लिख लो, आप इसको लिख लो, फिर मैं इसको मिटा रहा हूं।